आई एम अकील रहमान एंड यू आर वाचिंग निस्ट एकेडमी। तो आज नाजरीन हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था 10th क्लास की सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वो हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी किया था शॉर्टली, और वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन को हमने और उस वाइब्रेटरी मोशन के कॉन्सेप्ट को समझा था। क्योंकि अब हम वाइब्रेटरी मोशन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी शॉर्टली हम समझ चुके हैं कि वो क्या होती है। तो आज हम एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम समझेंगे कि आया कि ये जो जिस तरह की मोशन को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि आया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो इसके बारे में मैं भी आपको ये चीज नहीं बताऊंगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, ये आपने खुद जज करना है। जब हम ये पूरा समझेंगे, समझने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर आपने मुझे खुद बताना है कि ये वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन भी है, और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है कि जिसको मैंने लिखा है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें सवाल को गौर से समझिएगा कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन, कि आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं दैट के मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग के साथ एक मास बंधा हुआ है, उसकी जो मोशन है जो हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो ये हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर ये है तो इसकी एक शर्त होनी चाहिए, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए किसी भी बॉडी का वाइब्रेटरी मोशन में होना मस्ट है, क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन होगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। ठीक है, सिंपल वाइब्रेटरी मोशन रखने वाली बॉडी पर ही सिंपल हार्मोनिक मोशन लागू होती है। अच्छा जी, तो इससे ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इट इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, यानी कि इसके अंदर ये जो मतलब बात की गई है कि ये जो स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली जो है मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ये असल में एक मास स्प्रिंग सिस्टम का बड़ा हॉरिजॉन्टली जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये मास स्प्रिंग सिस्टम का एक सादा सी एक छोटी सी मिसाल है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे बात आती है कि इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम क्या है भाई? अब वो कह रहा है कि मतलब जो उसने कहा है ना सवाल के अंदर कि मास अटैच टू अ स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली, उसमें ये बता रहा है कि इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। अब सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम है तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मास स्प्रिंग सिस्टम होता क्या है। सिंपलेस्ट टाइप तो बाद की बात है। अब मास स्प्रिंग सिस्टम क्या है? मास स्प्रिंग सिस्टम मैंने आपके सामने इधर बना दिया। ठीक, अब ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि ये मास है और ये स्प्रिंग के साथ अटैच है, स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, इधर सपोर्ट है, सपोर्ट के साथ वो क्या है, बंधा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये सपोर्ट है। ठीक है, ये अब इस सपोर्ट के साथ ये स्प्रिंग बंधा हुआ है। अच्छा, अब ये जो सरफेस है ना, ये फ्रिक्शन लेस है। क्या चीज है?
ये फ्रिक्शनलेस है, ताकि वो तो ये जो मैस है ना, ये मैस इसी के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अब ये सरफेस, नीचे वाली सरफेस, इधर से स्पॉट, ये मैस और ये स्प्रिंग, ये सारी चीजें मिलके क्या बना रही है, मैस स्प्रिंग सिस्टम। समझ आ गई बात की? ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें मैस है और वो अटैच है एक स्प्रिंग के साथ, और ये दोनों ही एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर पड़े हुए हैं। यानी ये जो मैस मूव करेगा इस स्प्रिंग के साथ जो बंधा हुआ है, वो इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव करेगा। रगड़ वाली सतह नहीं है जिसके ऊपर इस मैस ने मूव करना है, वो स्मूथ है। तो ये तो हुआ ना मैस स्प्रिंग सिस्टम। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट तो हमारे समझ में आ गया कि ये मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ना, ये वाला जो हमने बनाया हुआ है, ये वाला, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम है। तो ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है। हमें फायदा हो गया कि हमें जो हमारे जो टॉपिक में, हमारे लेसन में दिया गया वो सिंपलेस्ट है। तो ये सिंपलेस्ट हमने समझ लिया कि क्या है मैस स्प्रिंग सिस्टम। चलो जी, तो हमने कंसीडर कर लिया मैस स्प्रिंग सिस्टम को कि मैस स्प्रिंग सिस्टम आ गया, ले लिया, इमेजिनेशन कर लिया, एग्जामिन कर लिया कि ले लिया है। अब क्या करना है, आगे क्या करना है? अच्छा जी, अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि अगर हम इस बॉडी को, अब देखिए इस स्प्रिंग को, मैस जो बंधा हुआ है, इस मैस को पुल करते हैं। क्या करते हैं? पुल करते हैं। यानी कि हमने इसको पुल किया, यानी कि हमने इस स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया। जब हमने स्ट्रेच किया या हमने इसको कंप्रेस किया, देखिए दो सिचुएशन है। यहां पे हम इसको क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। अगर वो कहता है कि हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच खींचते हैं, मतलब पुल करते हैं उस तरफ, मैं इस तरफ आ जाता हूं। हमने इसको क्या किया, हमने इसको यूं खींचा यहां से, यानी ओ से, ये ओ पे था, ओ से मैं इसको खींच के ले गया। जब खींच के ले गया मतलब हमने इसको पुल किया, और इस सिचुएशन में मैंने इसको कंप्रेस किया। अगर हम स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को या कंप्रेस करते हैं, तो इस मैस के ऊपर एक फोर्स पैदा होती है। आई समझ? दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, देन अ फोर्स, नेट फोर्स एक्ट ऑन मैस। डायग्राम में वाज़ेह है। अब यहां पर तो कोई फोर्स नहीं है, F0 0 है, स्प्रिंग रेस्ट में, मैस रेस्ट में, O पोजीशन, मीन पोजीशन पर है, ये A है, ये B है, यहां पे कोई नेट फोर्स नहीं है। जैसे ही हमने स्ट्रेच किया, जब हमने उसको स्ट्रेच किया इस O से A की तरफ, इसके ऊपर क्या पैदा हुई, F, नेट फोर्स। और उसी तरह अगर मैंने इसको कंप्रेस किया तो क्या पैदा हुई, नेट फोर्स। ठीक है, ये नेट फोर्स पैदा होती है। अच्छा, अब यहां पे ये बात समझ में आ गई कि जब भी हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसके रिजल्ट पर, उस मैस पर क्या पैदा होगी, फोर्स पैदा होगी। ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है, अब यहां पे हम हुक्स लॉ की मदद लेते हैं, हुक्स लॉ की। अब हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि वही जो फोर्स पैदा होगी मैस पर, वही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब यानी कि
मैंने इस O से इस मैस को A पर ले गया, जब मैं O से A ले गया तो X कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट X। अब ये जो X है, अब देखिए जितना X है उतना ही F है। मैंने आपको इसी तरीके से ड्रा किया, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है कि नहीं है। लेंथ देखें, हुक्स लॉ यही कह रहा है कि फोर्स डायरेक्टली, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, अगर मैं इसी X को और ले जाता इधर फोर्स और आ जाती, मैं X को जितना बढ़ाऊंगा फोर्स उतनी ही बढ़ेगी। बस ये है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो मैं आगे बताता हूँ कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। यानी अभी हम बात कर रहे हैं उनकी मैग्नीट्यूड्स की, कि हुक्स लॉ यही कह रहा है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, एक्स के। अब नेगेटिव साइन क्यों है? नेगेटिव साइन इसलिए है कि ये आपके सामने है कि एक्स और फोर्स ऑपोजिट हैं। एक्स इस तरफ है, फोर्स अंदर की तरफ है, एक्स उस तरफ है, फोर्स अंदर, यानी फोर्स अंदर की तरफ है, यानी मीन पोजीशन की तरफ है। समझ आ रही है? तो ये नेगेटिव साइन तो शो कर रहा है ना ऑपोजिट डायरेक्शन को, कि ये दोनों यूं है, इस तरह, इस तरह, इस तरह। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको पता है ये प्रोपोर्शनलिटी है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब इसको हटाएंगे इक्वल लगेगा माइनस के एक्स। के क्या चीज है? के जो है सुप्रिंग कांस्टेंट है, सुप्रिंग कांस्टेंट। एक्स आपको पता है कि चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, चेंज इन लेंथ, यानी कि अब लेंथ इंक्रीज हो रही है या लेंथ डिक्रीज हो रही है। चेंज इन लेंथ है या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बात तो दोनों में सिचुएशन। अच्छा जी, अब यहां पे यही बात के स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन ये है कि रेशो ऑफ नेट फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, चेंज इन लेंथ हम कह सकते हैं, इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू एफ बाय एक्स, यानी कि रेशो ऑफ नेट फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये ही मेजर करता है कि हाउ इज स्प्रिंग स्टिफ और सॉफ्ट, कि कितना उसका स्टिफनेस कितनी है, उसकी हार्डनेस कितनी है, मतलब ये उसको मेजर करता है। अब जो सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं उनकी लेस वैल्यू होती है के की, और जो हार्ड स्प्रिंग होते हैं उनकी के की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये के एक प्रोपोर्शनलिटी यानी कि कांस्टेंट, जाहिर है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू ही मेजर करती है कि कौन सा स्प्रिंग कितना ये यानी कि के की वैल्यू कितनी ज्यादा रखता है। हार्ड स्प्रिंग होगा तो वो ज्यादा रखेगा, सॉफ्ट स्प्रिंग होगा तो वो कम वैल्यू रखेगा। तो ये हो गई। अच्छा जी, इसके बाद बात आती है कि ये जो नेट फोर्स है ना, जो उसके अंदर स्टोर हो रही है, नेट फोर्स जिसकी वजह से ये बॉल, अगर हम O से A ले जाते हैं तो ये फोर्स पैदा होती है, अगर हम O से B ले आते हैं तब भी ये फोर्स पैदा होती है। तो ये फोर्स, इस फोर्स को कहते हैं नेट फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही हम इसको O से स्ट्रेच करके लेके जा रहे होते हैं, ये O उसके अंदर क्या हो रही होती है, स्टोर हो रही होती है। तो इसको कहते हैं रिस्टोरिंग, यानी रिस्टोरिंग की वजह से ही ये स्प्रिंग जो है वो ऑसिलेट कर सकता है। एनी बॉडी कैन ऑसिलेट ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन ही यही बनती है कि
A restoring force pushes or pulls an object to performing oscillation. यानी कि इसकी डेफिनेशन है A restoring force pushes or pulls the object to performing oscillatory motion. यानी oscillatory motion को परफॉर्म करने के लिए ये रिक्वायर होती है, ठीक है। उसी नेट फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जब भी हम किसी बॉडी को मीन से दूर लेके जाएंगे उसके अंदर फोर्स होगी। बेशक हम लेफ्टवर्ड लेके जा रहे हैं, राइटवर्ड लेके जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में भी लेफ्टवर्ड जाएंगे, राइटवर्ड जाएंगे, ये हमेशा इसकी इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन, यानी इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होती है। लेकिन ये पैदा होती है जब भी हम डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट अगर हम कर रहे हैं राइट तो ये ऑपोजिट है, यानी क्योंकि हम मीन से लेके जा रहे हैं ना, तो ये वापसी आएगी। इधर लेफ्टवर्ड लेके जा रहे हैं तब भी ये वापसी आएगी। तो इसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो मोशन है स्प्रिंग की, मैस की अटैच टू अ स्प्रिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। अभी तक तो हमने समझा ना कि मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने समझा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फिर हमने समझा कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। अब हम समझते हैं कि ये किस तरह ऑसिलेट करता है, क्या आया कि इसकी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। चलें जी, अब इसको समझते हैं। अच्छा जी, अब इसको समझने के लिए मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि जब ये बॉडी ओ पर है, एट रेस्ट है, नेट फोर्स 0 है, ये तो अंडरस्टूड है। जब ओ पर है फोर्स 0 है, रिस्टोरिंग फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स 0, बॉडी रेस्ट में, स्प्रिंग रेस्ट में, मैस रेस्ट में। अच्छा जी, अब हमने ये किया कि हमने इसको ओ से स्ट्रेच किया, किसकी तरफ, ए की तरफ, ए पोजीशन की तरफ, ओ से ए की तरफ। जब हमने ओ से ए लेके गए इसको, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कवर होता जा रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है उतना ही उसके अंदर फोर्स स्टोर होती जा रही है, जिसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब रिस्टोरिंग फोर्स जब हम इसको मैक्सिमम पोजीशन पर ले गए, एक्सट्रीम पे, ए पे, इसके अंदर मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। अब जब आ गई, जब हम इसको ए पे जाके छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, अब ये उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ए से वापस आएगा। जब ये वापस आ रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। अब डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया था, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, फोर्स मैक्सिमम थी। अब डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा मीन से, तो जाहिर है वो बराबर बराबर चल रहे हैं, तो वो भी क्या होती जाएगी। जब ओ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स भी 0, रिस्टोरिंग फोर्स भी 0। आगे समझ। अब यहां पे मसला होता है कि जब यहां ओ पे पहुंची बॉडी मैस m, रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन इस ओ पर पहुंचते वक्त इस मैस की स्पीड बढ़ गई, क्योंकि जब ये ओ ए से आ रहा होगा, गेन्स द स्पीड, ओ पर आके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जब स्पीड ओ पर मैक्सिमम होगी तो इनर्शिया आ जाएगा, और इनर्शिया रेजिस्ट करता है टू चेंज इन स्टेट, क्योंकि अब बॉडी मोशन में है। अब ओ पर मोशन में है ना मैस, तो इनर्शिया ओ पर उसको मोशन से स्टॉप करने में रेजिस्ट करेगा। वो कहेगा चल
मोशन में रहे, और इसी वजह से ड्यू टू इनर्शिया, यानी यहां पे ओ पे मैक्सिमम है ना स्पीड क्या है मैक्सिमम। अब इनर्शिया की वजह से नॉट स्टॉप नहीं होगी ड्यू टू इनर्शिया, स्टॉप नहीं हो रही, इधर आ रही है। जब इधर आएगी वापसी, ये आ रही है, तो फिर इसकी अब फिर डिस्प्लेसमेंट कवर होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ओ पे खत्म हो गया था ना, फिर शुरू हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट कवर होना शुरू हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स फिर शुरू हो गई है। अब लेकिन स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनर्शिया आहिस्ता आहिस्ता फोर्स लग रही है, इनर्शिया कम हो रहा है, रेजिस्टिविटी खत्म हो रही है। फिर ये आते 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 जब बी पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स फिर मैक्सिमम हो गई, रिस्टोरिंग फोर्स। जब रिस्टोरिंग फोर्स फिर मैक्सिमम हो गई बी पर, फिर दोबारा स्पीड तो कम हो गई, क्योंकि जब एक्सट्रीम पर पहुंची यहां पे स्पीड क्या हो गई, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हो गई लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है, फिर उसी रिस्टोरिंग की वजह से वापसी चल पड़ेगी, फिर मास वापसी मूव करेगा। जब वापसी मूव करेगा फिर रिस्टोरिंग फोर्स, फिर डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। जब फिर डिस्प्लेसमेंट वापसी जाएगा और कम होता जाएगा, यहां पर पहुंचेगा, डिस्प्लेसमेंट फिर जीरो हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स फिर जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू होगा बी से वापसी, रिस्टोरिंग फोर्स कम, आते हुए बढ़ रहा था डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बढ़ रही थी, जाते हुए कम हो रही है, वो भी कम हो रहा है। ओ पे फिर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, दोनों जीरो हो गए। फिर लेकिन स्पीड आ गई, एक्सट्रीम पे स्पीड जीरो होगी, मीन पे स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर गेन कर लेता है बॉडी मास मैक्सिमम स्पीड, फिर इनर्शिया आ गया, इनर्शिया ने फिर आगे धकेल दिया, फिर जब दोबारा यहां जीरो थी रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फिर शुरू हो गया डिस्प्लेसमेंट कवर होना और रिस्टोरिंग फोर्स शुरू हो गई। जब रिस्टोरिंग फोर्स शुरू हो गई, एक्सट्रीम पर पहुंचते पहुंचते फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स होगी और स्पीड कम हो गई। फिर एक्सट्रीम में जाके यहां पे स्पीड क्या होगी, जीरो। जब स्पीड जीरो हुई लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, फिर रिस्टोरिंग की वजह से वापस आएगा। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहां पे हमने रिजल्ट ये निकाला है कि मीन पोजीशन पर स्पीड होती है मैक्सिमम और इनर्शिया होता है, जिसकी वजह से बॉडी उसको पुश कर देती है आगे एक्सट्रीम की तरफ। और एक्सट्रीम पर जब बॉडी पहुंच जाती है, एक्सट्रीम पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है और उसी रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए वो वापसी आ जाता है। इसमें दो चीजें हैं, मतलब एक तो रिस्टोरिंग फोर्स है और एक इनर्शिया है। ये दो चीजें ही ऑसिलेशन के अंदर काम आ रही हैं। ये दो बड़े फैक्टर हैं। इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया ही तो मीन पे नहीं रहने देता बॉल को, और रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पे नहीं रहने देती बॉल को, बॉडी को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अच्छा, अब हमने इस सारे में समझा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि दो पॉइंट, एक पॉइंट था कि नेट फोर्स पैदा होती है और इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। हमने समझा है कि इसके अंदर जो फोर्स है वो डायरेक्टली है मेन पोजीशन की या नहीं है। समझ आ रहा है, इसमें सामने नजर आ रहा है कि वो फोर्स डायरेक्टली है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। तो यहां पे देखें कि रिस्टोरिंग फोर्स इधर बॉडी जा रही है फिर भी मीन की तरफ, इधर आ रही है तब भी मीन की तरफ, तो वो फोर्स मीन की तरफ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन।
अब रिजल्ट आप लोगों ने खुद निकालना है कि ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, क्योंकि उसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब शॉर्टली इसकी एक्सप्लेनेशन है, बाकी तो इसकी डिटेल जो हमने सारा समझा है यही आपने लिखना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसका है कि when an object is pulled from mean position or pulled or pushed from mean position to A, then it returns back to restoring force, क्योंकि ये फिर वापस आएगी at main position की तरफ। It gains maximum speed आ जाती है, hence due to inertia it does not stop, ये stop नहीं होगी क्योंकि maximum speed होगी at O। It moves towards extreme B, फिर ये B की तरफ वापस आएगा, B की तरफ, so gains at B restoring force, फिर B पर restoring force आ जाएगी X, and object moves towards O, फिर वापसी O की तरफ बॉडी आएगी, to inertia not stop, फिर inertia इसको stop नहीं करेगा, then moves to A, and in this way this process is repeated again and again, and the mass attached to a spring starting to oscillation, तो वो oscillation करना स्टार्ट कर देगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है, और इसका जो है ना क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किया है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके जब न्यू लेक्चर अपलोडेड हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।